हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेहा एफएम डिजिटल स्टोरी। ऐसे स्टोरी को सुनने के लिए अमेहा एफएम डिजिटल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अमेहा एफएम डिजिटल स्टोरी का कहानी काशी ए लव स्टोरी एपिसोड 6 काशी की जिंदगी में तूफान का आना। काशी लाल जोड़े में अभय के नाम का सिंदूर लगाए मंगलसूत्र पहने बैठी थी। उसे जैसे कोई होश नहीं था। उसके आंखों के सामने बार बार सारे दृश्य आ जा रहे थे। अचानक से उसके मुंह से एक चीख निकल गई और वो जोर से रोने लगी, जैसे अपने अंदर के हर दर्द को निकाल देना चाहती हो। तभी मेज पर पड़ा उसका फोन बजा। उसने नजर उठा के देखा तो राजेंद्र जी का नंबर था। उसने कुछ सोचा और खुद को शांत करते हुए उसने फोन उठाया। फोन के दूसरी तरफ राजेंद्र जी की आवाज थी लड़खड़ाती हुई, काशी बिटिया। वो उनकी आवाज सुन के परेशान होकर बोली, क्या हुआ चाचा जी? काशी इलाहाबाद चली आओ बेटा। राजेंद्र जी की आवाज में इस बार दर्द था। ये सुन उसने परेशान होते हुए पूछा, क्या हो गया है चाचा जी? बाबा कैसे है? क्या हुआ बोलिए। ठीक है न, वो आंत का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी आ जाओ बिटिया। राजेंद्र जी ने इतना बोल के फोन रख दिया। ये सुनते ही वो उठी और ऊपर गई। कुछ देर में कपड़े बदल के नीचे आई, पर उसकी मांग में सिंदूर लगा था और गले में मंगलसूत्र भी था। काशी दौड़ के बाहर गई, गाड़ी निकाला अपनी और उसमें बैठ के गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसने जल्दी से गाड़ी किसी तरह बनारस से बाहर निकाली और दौड़ा दिया इलाहाबाद जाने वाली रोड पर। वो इतनी स्पीड में गाड़ी चला रही थी कि जिसका उसे होश ही नहीं था। उसके आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो मन ही मन भगवान से ये प्रार्थना कर रही थी कि उसके बाबा को कुछ न हो। दूसरी तरफ अभय एयरपोर्ट पहुंच चुका था। उसका चौपा आके खड़ा था। वो बनारस को छोड़ के जा रहा था, पर जाते जाते अपने साथ बहुत कुछ लेकर जा रहा था। अभय आया और चौपा के सामने खड़ा होकर एक बार पीछे मुड़ के आखिरी बार बनारस को देखा और जल्दी से उसमें बैठ गया। राणा भी उसके साथ बैठा था। चौपा बनारस से निकल चुका था। अभय के सामने सिर्फ काशी का चेहरा था। उसने आंखें बंद की और पीछे सर लगा के बैठ गया। रह रह के उसे बस काशी ही याद आ रही थी। राणा कुछ पूछना चाहता था, पर उसे अभी खामोश रहना ही ठीक लगा। अभय दूर जा रहा था बनारस से, काशी से, पर उसे नहीं पता था कि अब न वो बनारस से दूर जा सकता था और न काशी से, क्योंकि अब रिश्ता दोनों से था। काशी इलाहाबाद के शकुंतला हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रोकती है, तभी राजेंद्र जी का मैनेजर उसके पास आता, जो उसका ही इंतजार कर रहा था। काशी को लेकर वो अंदर राजेंद्र जी के पास गया। पूरे हॉस्पिटल में 8 या 10 बॉडीगार्ड खड़े थे। राजेंद्र जी के सर में और हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। ये देखकर काशी घबरा के उनके पास आते हुए बोली, चाचा जी ये सब कैसे हुआ? आप ठीक हैं न? और बाबा बाबा कैसे हैं? मुझे उनके पास जाना है। राजेंद्र जी की नजर जब काशी के मांग में लगे सिंदूर और गले में पहने मंगलसूत्र गई तो वो हैरान हो गए, पर इस वक्त आनंद जी का सोच के वो कुछ नहीं बोले। वो अभी अंदर है, उसे बहुत चोट आई है बेटा सर पर, उसका ऑपरेशन चल रहा है। इतना सुनते ही काशी वही बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे ऐसे रोता हुआ देखकर राजेंद्र जी ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, मत रो मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उसे। डॉक्टर अंदर आनंद जी की जान बचाने में लगे थे, पर खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 2 घंटे हो गए थे, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला था। काशी और राजेंद्र जी दोनों ही बैठे हुए थे। कुछ देर बाद जब डॉक्टर बाहर आए तो काशी भाग के उनके पास गई और उनसे पूछा, कैसे हैं मेरे बाबा? ये बोल उसने आस भरी निगाहों से उन्हें देखा। जी माफ करिएगा, पर हम उन्हें बचा नहीं पाए, डॉक्टर इतना बोल के चले गए। ये सुन काशी बेसुध सी गिरने को हुई, पर राजेंद्र जी ने आकर उसे संभाल लिया। उसकी जिंदगी जैसे एक पल में हवा के झोंके के साथ बिखर चुकी थी। वो वहीं बैठ के रोने लगी। राजेंद्र जी उसे अपनी बाहों में ले लिया। इस वक्त उनकी आंखों से भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे क्या करूं। काशी आज अनाथ हो गई थी। उसकी जिंदगी में जीने की बस एक उम्मीद थी, वो भी आज नहीं बची थी। वो जोर जोर से रोए जा रही थी। आज उसका रोना सुन के खुद लगता था महादेव रो पड़े थे। पूरा हॉस्पिटल उसके रोने की चीखों की आवाजों से गूंज गया था। राजेंद्र जी की बाहों में रोते रोते काशी बेहोश हो गई थी।
राजेंद्र जी ने जब ये देखा तो परेशान हो गए, उसे उठाया और पास के एक कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लेटा दिया। उन्होंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर आए। उन्होंने काशी को चेक कर कहा, कुछ नहीं, बस शॉक की वजह से बेहोश हो गई है। ये बोलकर डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया उसे और उसका बीपी नाप के चले गए। राजेंद्र जी बाहर आए और वहीं पर रखी हुई बेंच पर बैठ गए। क्यों चला गया तू? अरे इस फूल सी बच्ची के बारे में तो सोचा होता, कैसे जिएगी ये, कैसे संभाल पाऊंगा मैं इस बच्ची को अकेले। राजेंद्र जी ये कहकर अपना मुंह अपने ही हाथों में छुपा कर रो पड़े। कुछ देर बाद नज एक पेपर लेकर आई। सर, इस पेपर पर हस्ताक्षर कर दीजिए कि हम आनंद जी के मृतक शरीर को आपको दे सके। ये बोलकर उसने पेपर उन्हें दे दिया। राजेंद्र जी पेपर लेकर उस पे हस्ताक्षर कर दिए। नस पेपर लेकर वापस चली गई। राजेंद्र जी को जब वापस से काशी का ख्याल आया तो उन्होंने सोचा कि अब कैसे उसे संभालना है। वो काशी के पास गए, उसे देखा, उसके मांग का सिंदूर, उसके गले का मंगलसूत्र देखकर वो बोले, कुछ तो हुआ है आपके साथ काशी बिटिया, ये सिंदूर मंगलसूत्र कैसे और क्यों? पर उससे पहले आप ठीक हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बाकी जो आप बोलोगे वो होगा। सच्चाई क्या इस सिंदूर की वो आप ही बता सकती है। कुछ देर बाद काशी को होश आया। राजेंद्र जी उसके पास बैठे हुए थे। वो उठते के साथ ही अपने बाबा के बारे में पूछने लगी। राजेंद्र जी ने उसे संभाला और आनंद जी के मृतक शरीर के पास ले आए। काशी आनंद जी के शरीर को देख चिख कर रो पड़ी। राजेंद्र जी किसी तरह उसे शांत कराते हुए बोले, बेटा आनंद के शरीर को बनारस लेके चलना है। उन्होंने जैसे ये कहा काशी उनकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। आनंद जी के मृतक शरीर के साथ वो लोग बनारस के लिए रवाना हुए। काशी बस अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचे जा रही थी और राजेंद्र जी उसे लेकर घबरा रहे थे। रात के करीब 12 बजे तक वो सब मणिकर्णिका घाट पहुंचे, जहां इस वक्त बहुत सारी चिताएं पहले से जल रही थी। मणिकर्णिका घाट आज भी अहनिश यहाँ दाह संस्कार होते हैं। यहाँ पर संस्कार की अग्नि कभी नहीं बुझती है। यहाँ सुबह से शाम तक चिता की अग्नि जलती ही रहती है। रात के वक्त भी चिता की अग्नि की रोशनी से ही ये सारा घाट रोशन रहता है। नजदीक में बनारस की आद्या शक्ति पीठ विशालाक्षी जी का मंदिर विराजमान है। एक मान्यता के अनुसार स्वयं यहाँ आने वाले मृत शरीर के कानों में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। काशी दूर खड़ी थी और चिताओं को जलते हुए देख रही थी। राजेंद्र जी गए और एक पंडित जी से बात की और आनंद जी का देह संस्कार किया जाने लगा। उन्हें चिता पर लेटाया गया, लकड़ियां उनके ऊपर रखी गई। पंडित जी ने चिता में अग्नि देने के लिए किसी को बुलाया तो राजेंद्र जी काशी के पास गए और उसका हाथ पकड़ के ले आए। ये देखकर पंडित ने कहा, पर लड़कियां अग्नि नहीं देती है। उनके ऐसा कहने पर राजेंद्र जी ने उनसे कहा, ये आनंद के लिए बेटे से बढ़ के है और अग्नि यही देंगी। इतना कह के उन्होंने काशी का हाथ पकड़ा और उसके हाथों में जलती हुई एक लकड़ी दी और चिता को उससे जलाया। जैसे आनंद जी की चिता को अग्नि ने छुआ वैसे ही काशी राजेंद्र जी से लिपट के रो पड़ी। उन्होंने खुद को भी उस वक्त बहुत मुश्किल से संभाला। जब तक चिता नहीं जल गई तब तक वो लोग वहां से नहीं गए। राजेंद्र जी के सारे बॉडीगार्ड वही खड़े थे और मैनेजर साहब भी। जब चिता पूरी तरह जल गई तो उसकी राख को लेकर राजेंद्र जी काशी के साथ वहां से निकल के 80 घाट पर आए। सुबह होने में अभी वक्त था। उन्होंने आनंद जी की अस्थियों को गंगा के जल में प्रवाहित किया। काशी वही खड़ी थी। तभी महागुरु वहां आके खड़े हो गए। उन्होंने काशी को आवाज देते हुए कहा, काशी बिटिया ये तुम हो क्या? काशी और राजेंद्र जी उनके पास गए तो उन्होंने मंदिर के अंदर चलने को कहा। वो दोनों ही गुरु जी के पीछे चल पड़े। गुरु जी जाके अपने आसन पर बैठ गए और काशी, राजेंद्र जी बगल में। महागुरु ने उसे शांत भाव से देखा और उससे कहा, काशी किस दुविधा में हो मेरी बच्ची? इंसान की मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता, वो विधि का विधान है काशी। और एक बात, इस मांग के सिंदूर को कभी मत हटने देना मेरी बच्ची, क्योंकि अब तेरी किस्मत से उसकी किस्मत जुड़ गई है। जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे, पर हमें पता है हमारी काशी बहुत बहादुर है और वो सब ठीक करेगी। गुरु जी के कहने पर काशी उन्हें 20 देखे जा रहा था। उसका मन में बहुत से सवाल थे, पर गुरु जी के ऐसे कहने पर वो खुद को शांत कर चुकी थी और कुछ चीजों को वक्त को दे चुकी थी। काशी कुछ देर वही बैठी रही, आंखें बंद करके। राजेंद्र जी को लेकर गुरुजी मंदिर के सीढ़ियों पर आ गए।
राजेंद्र, काशी की जिम्मेदारी अब आपकी है। बस ये समझ लीजिए कि उसके एक पिता का हाथ छूटा है तो दूसरे पिता के साए में आज वो आई है। आपको अब काशी का पिता बनके उसे संभालना है और उससे उसकी शादी के बारे में मत पूछना। जब वो बताए तो सुन लेना। बस इतना जान लो, इसके आगे का सफर कठिन होगा पर कुछ वक्त बाद सब ठीक होगा। इसे इसका हक खुद वो देगा क्योंकि वो जहाँ होगा तड़प रहा होगा। काशी को अब अपने साथ यहाँ से ले जाओ और एक नई जिंदगी दो। गुरु जी के कहने पर राजेंद्र जी काशी के पास आए और उससे बोले, चलो काशी। उनकी बात सुन काशी उठी और गुरु जी के चरण छू वहां से राजेंद्र जी के साथ निकल गई। जाते हुए काशी आके घाट पर खड़ी हुई। उसे ऐसे घाट पर खड़ा हुआ देखकर राजेंद्र जी ने उससे कहा, काशी आप हमारे साथ इंदौर चल रही है, अब आप हमारे साथ रहोगे न? मत कहना मेरी बच्ची, आपको मेरे दोस्त की कसम। ये सुन उसने बस हाँ में सर हिला दिया। वैसे भी अब बनारस में रहने का कोई मतलब ही नहीं था। कौन था उसका यहाँ पर? उसने राजेंद्र जी के साथ जाना ही सही समझा। काशी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। आज काशी आखिरी बार बनारस की सुबह देख रही थी। काशी ने जाने पहले शालिनी को मैसेज करके सब बता दिया था। फिर राजेंद्र जी उसे लेकर बनारस से निकल गए और एयरपोर्ट पहुंचे। वहां उनका खुद का प्लेन खड़ा था। वो सबके साथ बैठे और बनारस से निकल गए। काशी बनारस को छोड़ चुकी थी। उसे रह रह के आनंद जी के साथ बिताए वक्त याद आ रहे थे। काशी वो जगह छोड़ के जा रही थी जहां वो पैदा हुई, जहां बड़ी हुई, जहां की हवाओं में भी उसकी आवाजें गूंजी हुई थी। आज वो वहां से दूर जा रही थी। दूसरी तरफ अभय अपने महल पहुंच चुका था। जब से वो बनारस से आया था उसे वहां अच्छा नहीं लग रहा था। वो बेचैन था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उसे रह रह के काशी की याद आ रही थी। उसने फोन उठाया और किसी को फोन किया। फोन उठते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, जी सर। अभय ने बस एक ठंडी आवाज में इतना ही पूछा, कैसी हैं वो? सर, उनके पिता की मृत्यु हो गई एक एक्सीडेंट में। वो बनारस को हमेशा छोड़ के चली गई राजा राजेंद्र जी के साथ। राजसा के साथ गई। तुम इंदौर जाओ और देखो, शायद महल ही गए होंगे। ये कहकर अभय ने फोन रख दिया। वो अपने कमरे में बनी बड़ी सी बालकनी में आके खड़ा हो गया। उसकी आंखें नम थी। उसने फोन लिया और लंदन जाने के लिए टिकट निकलवा बुक करा ली। मैं आपसे दूर रहना चाहत हूँ बस, ये बोल अभय अंदर आ गया। एपिसोड 7 काशी की विजय से मुलाकात। इंदौर शहर, एयरपोर्ट। काशी इंदौर पहुंच गई थी। आज पहली बार वो इंदौर आई थी। बनारस को छोड़ एक नए शहर में आना और नई जिंदगी को शुरू करना बहुत बड़ी बात थी। राजेंद्र जी जैसे काशी को लेकर निकले बाहर, तो बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी। राजेंद्र जी काशी को लेकर एक गाड़ी के पास आए। नौकर ने गाड़ी का दरवाजा खोला। काशी के साथ वो बैठ गए। काशी राजेंद्र जी के कंधे पर सर रखे बैठी थी और राजेंद्र जी उसके सर पर हाथ रखे बैठे थे। कुछ देर में गाड़ी एक बड़े से गेट के सामने आके रुकी। नौकर ने गेट खोला तो एक बहुत सुंदर से बड़ा सा महल था। हर तरफ बंदूक लिए बॉडीगार्ड खड़े थे। और जैसे ही राजेंद्र जी की गाड़ी अंदर आई, सब झुक के सलाम करने लगे। गाड़ी आके दरवाजे पर रुकी। राजेंद्र जी काशी का हाथ पकड़ के उसे उतारा और अंदर ले आए। सब काशी को वहां जानते थे क्योंकि काशी की तस्वीर हर जगह थी इसलिए। पर काशी के लिए सब नया था। सारे नौकर आके एक कतार में खड़े हो गए। प्रणाम राजा सा, सारे नौकरों ने बोला। प्रणाम, हमारी राजकुमारी का कमरा तैयार कीजिए। आज से ये यहाँ हमारे साथ रहेंगी। इनकी जरूरत का सारा सामान इनके कमरे में हो। राजेंद्र जी ने नौकरों से बोला। और आप तीनों हर वक्त इनके साथ रहेंगी और ये जो कहे इनको लाके देंगी। राजेंद्र जी सारे नौकरों को समझा रहे थे। काशी सर झुका के बैठी थी। राजेंद्र जी पास आए और उसे लेके ऊपर बने एक बड़े से आलीशान कमरे में ले गए, जहां पर जरूरत की सारी चीजें थी। बड़ा सा बिस्तर था, उस पे बहुत सारी तकिया सलीके से रखी थी। चारों तरफ बिस्तर के नेट लगा था गुलाबी रंग का। कमरे में आके काशी को राजेंद्र जी ने बैठा दिया। सारे नौकर कमरे से चले गए। काशी, ये आपका कमरा है बेटा, अब आप यही रहोगे। राजेंद्र जी ने उसके सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। काशी शांत थी। काशी, जिंदगी को आगे बढ़ने दो मेरी बेटी। आज भी आपको इस तरह अगर देख रहा होगा तो कितनी तकलीफ हो रही होगी उसकी आत्मा को।
मत दे दुख खुद को मेरी बच्ची। राजेंद्र जी के इतना कहने पर रो पड़ी काशी। राजेंद्र जी ने काशी को शांत किया और सुला दिया और खुद चले आए उसके कमरे से। नीचे आए तो सारे नौकर खड़े थे। साहिब काशी बिटिया ऐसे यहाँ क्या हुआ? रघु काका ने पूछा। काका आंद अब इस दुनिया में नहीं रहा, काशी को हम अपने साथ ले आए। इतना कह के राजेंद्र जी रो पड़े। काका ने उन्हें संभाला। साहिब मृत्यु से कौन भाग पाया है, अब आपको खुद को संभालना है क्योंकि अब काशी बिटिया आपकी जिम्मेदारी है। काशी बिटिया की शादी कब हुई? काका का ये सवाल सुन के राजेंद्र जी सोच में पड़ गए। काका काशी की शादी के बारे में कोई नहीं पूछेगा और नहीं इस महल में कोई चर्चा होगी उसकी। वो जिस तरीके से यहाँ रहना चाहती है रहेंगी। राजेंद्र जी ने महल के सभी काम करने वालों को बोला और वहां चले गए। राजस्थान, अभय का ऑफिस। अभय अपने ऑफिस में बैठा है और काम कर रहा है। तभी राणा जी आते हैं। हुकुम सा आप लंदन जा रहे हैं? राणा जी हैरान होके पूछते हैं। जी और कुछ महीने मैं वहीं से काम करूंगा अपना। इतना कह के वो अपना लैपटॉप बंद करता है और कोट पहनकर बाहर जाने लगता है। राणा उसके पीछे आता है और दोनों आके लिफ्ट में चले जाते हैं। हुकुम सा आपसे कुछ पूछे अगर आज्ञा हो तो? राणा ने धीरे से बोला। यही न कि हमने काशी से शादी क्यों की, और करी तो ऐसे क्यों छोड़ दिया? अभय के बोलने पर राणा हैरान हो गया। राणा काशी हमारे निगाहों से होते हुए हमारे दिल में बस रही थी। तुम जानते हो कि मेरी जिंदगी में दुश्मनों की कमी नहीं है। अगर उन्हें ये पता चलता कि वो कमजोरी है हमारी तो कुछ भी कर सकते थे उनके साथ, इसलिए ये करना पड़ा। जहाँ होंगी वो सही सलामत होंगी। अभय गाड़ी में बैठ के जाते हुए बोला। तो आप लंदन क्यों जा रहे हैं? राणा ने पूछा। क्योंकि यहाँ रहे तो कदमों को रोक नहीं पाएंगे हम, अभय ने बाहर देखते हुए कहा। अभय महल आया और सामान पैक कर एयरपोर्ट के लिए निकल गया था। वो एयरपोर्ट पहुंचा और अपने प्लेन में बैठ के राजस्थान से निकल गया। उसे खुद नहीं पता था वो यहाँ कब वापस आएगा। 1 महीने बाद इंदौर शहर। काशी अब खुद को संभाल चुकी थी। राजेंद्र जी को उसने अपनी शादी के बारे में भी सब बता दिया था, पर राजेंद्र जी ने उसके फैसले का आदर किया। काशी ने अभय के नाम को अपने साथ जोड़ा तो नहीं, पर उसके नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र उसने कभी नहीं उतारा। अब वो राजेंद्र जी के साथ उनके ऑफिस का काम भी देखती थी और राजेंद्र जी का पूरा ख्याल रखती थी। राजेंद्र जी को भी जीने का एक जरिया मिल गया था और काशी भी उन्हें बाबा बोलती थी। अब वापस से काशी ठीक हो गई थी। वो हमेशा एक राजकुमारी के लिबास में रहती थी। राजस्थानी लिबास, मांग में सिंदूर, गले में बड़ा से मंगलसूत्र और मांग टिका एक गोल सा भरी हुई चुड़िया, पैरों में पायल। राजेंद्र जी ने काशी को अपनी बेटी के रूप में अपना लिया था, इसलिए उसे उसी परंपरा में रहने के लिए कहा था राजेंद्र जी ने। आज राजेंद्र जी के एक बुसिने स्पार्टना घर आ रहे थे अपने बेटे के साथ काम के सिलसिले में। वो दोनों बचपन के दोस्त भी थे, इसलिए इन दोनों के परिवार में काफी घनिष्ठ मित्रता थी। काशी भी अपने कामों में लगी थी। छुट्टी का दिन था तो वो भी राजेंद्र जी के लिए अच्छा खाना बना रही थी। काशी रसोई घर से बाहर आई तो देखा कि कुछ लोगों के साथ रघु काका अंदर आ रहे हैं। काका, ये लोग कौन है? बिटिया, ये राजा साहिब से मिलने आए हैं। विक्रम सिंह है, माधवगढ़ इन्हीं की रियासत है, और ये उनके बेटे विजय सिंह। काका ने उन दोनों की तरफ देख के इशारा किया। जी, हम अभी बाबा को बुला देते हैं, तब तक आप सब बैठिए। काका, इन सब के लिए जलपान ले आइए, काशी ने अपने सर पर दुपट्टा रखते हुए कहा। विजय काशी को बहुत ध्यान से देख रहा था। वो काशी की खूबसूरती देख के खोसा गया। काशी के खुले बाल जो कमर तक आ रहे थे, राजस्थानी लिबास उस पे बहुत भा रहा था। काशी गई और राजेंद्र जी को बुला लाई। राजेंद्र जी आए तो विजय ने उनके पैर छुए। जीते रहिए विजय, आप कब आए? अमेरिका से, राजेंद्र जी ने विजय को आशीर्वाद देते हुए पूछा। जी अंकल, बस 2 दिन हुए, पापा आ रहे थे तो सोचा कि मैं भी आ जाऊं और आपसे मिल लूं, विजय उनके पास बैठते हुए बोला। तभी काशी सब के लिए चाय नाश्ता ले आई। इनसे मिले, ये काशी है हमारी राजकुमारी। राजेंद्र जी ने काशी का परिचय कराया तो विक्रम सिंह और विजय थोड़ा हैरान थे। काशी दोनों को प्रणाम कर वहां से चली जाती है। विक्रम जी की सवालिया नजरों को देख के राजेंद्र जी समझ गए थे। आप ये सोच रहे हैं न विक्रम कि ये हमारी बेटी कैसे? राजेंद्र जी ने चाय उन दोनों को देते हुए बोला। जी,
विजय ने बोला। राजेंद्र जी ने उन्हें सारी बात बता दी। और काशी जी की शादी? विजय ने काशी के बारे में जानने के लिए पूछा। उनकी शादी के बारे में हम उनसे कभी नहीं पूछते, और न ये हक हमने किसी और को दिया है। काशी इस शादी को निभाना चाहती है, इसलिए हम उनके फैसले की कदर कर रहे हैं, राजेंद्र जी ने बोला और कप उठा के नीचे रख दिया। विजय काशी के बारे में सोचने लगा। काशी के बारे में जान के वो इतना समझ गया था कि काशी एक बहुत अच्छे दिल की लड़की है। कुछ देर राजेंद्र जी से बात करके वो सब चले गए। विजय जाते जाते काशी को ही देख रहा था जो कोई काम कर रहा थी। विजय चला गया काशी को निगाहों में लेके अपने, पर काशी इन सब से बेखबर थी। रात का वक्त, काशी अपने कमरे में सो रही थी। उसे रह रह के सपने आ रहे हैं, वो नींद में ही चीखने लगती है। राजेंद्र जी भागते हुए अपने कमरे से आते हैं, काशी के सर पर हाथ रख उसे शांत करके सुला देते हैं। इस सपने के दर्द को हम समझ सकते हैं, काशी पर माफ कर दो, हम कुछ नहीं कर सकते। राजेंद्र जी बाहर जाके एक नौकरानी को बुला के उसे काशी के पास रुकने को बोल के चले जाते हैं। अगली सुबह उठ के काशी मंदिर में पूजा करती है और राजेंद्र जी के लिए खुद नाश्ता बना रही होती है। तभी विजय वहां आता है। काका उसे राजेंद्र जी के कमरे ले जाते हैं। प्रणाम अंकल जी, विजय ने हाथ में फूल लिए बोला। आप आज सुबह सुबह यहाँ? राजेंद्र जी अखबार रखते हुए बोले। जी हाँ अंकल जी, और बल्कि आज नहीं, अब मैं आपके साथ हर दिन साथ में ऑफिस जाऊंगा, क्योंकि पापा जी का हुक्म है जो वो कल आपके सामने हमें देकर गए हैं, विजय ने थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोला। बाबा चलिए नाश्ता लग गया है, काशी अंदर आते हुए बोली। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, और ये प्यारा सा गुलाब प्यारी सी प्रिंसेस के लिए, विजय ने एक गुलाब का फूल काशी की तरफ बढ़ा के कहा। आप यहाँ सुबह सुबह? काशी ने हैरानी से बोला। हाँ प्रिंसेस, और सॉरी, अब आपको एक जने का नाश्ता एक्स्ट्रा बनना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं रोज यहाँ से अंकल जी के साथ ही ऑफिस जाऊंगा काम सीखने, विजय बेधड़क बोले जा रहा था। विजय एक बहुत अच्छा लड़का था, हाँ, पर बोलता बहुत था। उसे सबका आदर सम्मान करना आता था। काशी को भी उसका स्वभाव अच्छा लगा। कोई बात नहीं, अभी तो नीचे चलिए, नाश्ता ठंडा हो रहा है, काशी ने मुस्कुरा के बोला। राजेंद्र जी को भी विजय का स्वभाव अच्छा लगता था, और वो चाहते थे कि काशी अभय को भूल के इस जबरदस्ती के रिश्ते को भूल के आगे बढ़े। उन्हें विजय पसंद था और वो चाहते थे कि काशी भी पसंद करे विजय को। सब नीचे जाते हैं और नाश्ता करते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस पहुंच के विजय राजेंद्र जी के केबिन में चला जाता है। राजेंद्र जी उसे काम समझाते हैं। विजय काफी समझदार लड़का था, इसलिए हर चीज को अच्छे से समझ लेता था। विजय अब रोज घर आता और वहीं से ऑफिस जाता। काशी और उसकी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी, पर काशी ने उससे कुछ नहीं छुपाया, बस अपने पति के नाम के अलावा। विजय ने भी अपनी दोस्ती को भी एक मर्यादा में रखा। वो काशी का बहुत आदर करता था और हर वक्त उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की जद्दोजहद में लगा रहता। काशी को भी एक अच्छा दोस्त मिल गया था विजय के रूप में। 2 साल बाद इंदौर। काशी अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी तो थी, पर अभय के धोखे को आज भी अपने दिल में रखे थी। आज भी वो सपने काशी को रातों में परेशान करते थे, पर विजय उसकी जिंदगी में बहुत सी खुशियां लेके आया था, और दोनों को ही अपनी मर्यादा का ज्ञात था। विजय के लिए काशी उसकी सबसे अच्छी दोस्त और प्रिंसेस थी। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, विजय अंदर फूल का गुलदस्ता लाकर उस देते हुए कहता है। आ गए आप? काशी ने गुलदस्ता नीचे मेज पर रखते हुए बोला। हाँ प्रिंसेस, और जल्दी से नाश्ता दे दो, बहुत भूख लगी है, विजय खाने की टेबल के पास आकर बोला। आप क्या सिर्फ खाने आते हैं यहाँ कुंवर सा? काशी ने नाश्ता मेज पर रखते हुए कहा। वैसे आपको एक और बात बतानी थी, विजय ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। वो क्या है? अब काशी ने नाश्ता देते हुए बोला। वो ये कि आज हम कुछ दिनों के लिए अमेरिका जा रहे हैं पापा के बिजनेस के काम के सिलसिले में, तो कुछ दिन आपको हम फोन से परेशान करेंगे, प्रिंसेस, विजय ने बोला और नाश्ता करने लगा। काशी उदास तो थी, क्योंकि एक विजय ही था जिससे काशी खुल के बात करती थी। विजय ने नाश्ता किया और काशी को बाय बोल के वहां से चला गया। काशी भी ऑफिस आई और काम देखने लगी। काम करते करते जब थक गई तो ऑफिस में बने ग्राउंड फ्लोर पर चली गई, जहां बच्चों का क्रेज था।
काशी ने ही ऑफिस की जितनी भी महिला कर्मचारी थी उनके बच्चों के लिए यह क्रेच बनवाया था, ताकि वो अपना काम भी कर सके और बच्चों के लिए निष्फिक्र हो जाए। काशी कुछ देर वहां रही और फिर शाम होते ही घर चली गई। घर आई तो राजेंद्र जी बैठे थे। वो आके उनके पास बैठ गई। कुछ देर बातें किया दोनों ने, फिर खाना खा के सोने चले गए। काशी को नींद नहीं आ रही थी तो उसने अपने कमरे में लगा बड़ा सा शीशा खोला। सामने बड़ा सा बगीचा था। काशी का कमरा नीचे की तरफ सबसे पीछे था। काशी बगीचे में आके टहलने लगी। उसने आंखें बंद की और खुद को अपनी ही बाहों में ले लिया। 2 साल गुजर गए। अब तक तो आपने शादी कर ली होगी ना? आपको हमारी याद नहीं आती होगी ना? क्यों आएगी आखिर? ये शादी आपके लिए बस एक सौदा था और सौदे याद कहाँ रहते हैं। काशी ने ऊपर आसमान को देखते हुए कहा। राजस्थान एयरपोर्ट, रात का वक्त। एक प्लेन आके रुकता है, उसका दरवाजा खुलता है, उसमें से अभय आता है। उसके बाहर आते ही सारे बॉडीगार्ड उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने और पीछे खड़े हो जाते हैं। राणा जी उनके पीछे होते हैं। अभय सभी के साथ बाहर आता है। ड्राइवर जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलता है, अभय बैठता है और सारी गाड़ियां चल देती है। 2 साल आपसे दूर थे, पता नहीं आप कैसी होंगी, शायद शादी कर ली हो आपने। इन 2 सालों में आपकी कोई भी खबर हमने अपने तक नहीं आने दी, पर यहाँ आते ही आप हमारी ज़हन में फिर उतर गई। पता नहीं कैसे रह पाएंगे यहाँ। अभय बाहर देखते हुए अपने मन में बोला। अभय के दिल दिमाग में आज भी बस काशी थी। सुबह का वक्त, इंदौर। काशी कमरे से बाहर आई तो देखा आज राजेंद्र जी नहीं आए थे अभी तक अपने कमरे से बाहर। काका बाबा नहीं आए अभी तक? काशी ने रघु काका से पूछा। नहीं बिटिया, उनकी तबीयत खराब है थोड़ी, तो वो अपने कमरे में आराम कर रहे हैं, रघु काका ने काम करते हुए कहा। काशी राजेंद्र जी के कमरे में गई तो देखा राजेंद्र जी लेटे हुए थे। काशी गई और उनके सर को छू के देखा, हल्का हल्का बुखार अभी था। तभी राजेंद्र जी की आंखें खुली। अरे आप, क्या हुआ? राजेंद्र जी उठ के बैठते हुए बोले। बाबा आपकी तबीयत नहीं ठीक थी तो बताया क्यों नहीं आपने हमें? काशी परेशान होके बोली। अरे हल्का सा बुखार था बस, अब हम ठीक है देखो, राजेंद्र जी ने काशी के हाथों को कसके पकड़ के बोला। तभी उनके मैनेजर वर्मा जी आते हैं। सर वो आज आपको राजस्थान जाना है प्रोजेक्ट के लिए। वर्मा साहब हाथ बांधे खड़े थे। बाबा कहीं नहीं जा रहे हैं वर्मा जी, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, काशी ने उठते हुए कहा। तभी काका दलिया लेके आ गए। काशी दलिया लेके राजेंद्र जी के पास बैठ गई और उन्हें खिलाने लगी। पर बिटिया ये प्रोजेक्ट मिलना बहुत जरूरी है हमें, वर्मा जी ने चिंता जताते हुए कहा। हम ठीक है हमारी राजकुमारी, राजेंद्र जी का इतना बोलना था कि काशी ने उन्हें घूर के देखा तो राजेंद्र जी चुपचाप दलिया खाने लग गए। वर्मा जी हम चलेंगे आपके साथ, काशी राजेंद्र जी को दलिया खिलाते हुए बोली। वर्मा जी बता दीजिए सबको आज वहां फोन करके कि हमारी राजकुमारी आ रही है वहां हमारी जगह पर, और इनका ख्याल रखना आप, राजेंद्र जी ने खुश होते हुए बोला। और आप अपना ख्याल रखिएगा, टाइम से दवा लेना है, खाना खाना है और आराम करना है बहुत सारा, काशी ने राजेंद्र जी को दावा देते हुए बोला और तैयार होने चली गई। काशी कुछ देर बाद आई, राजेंद्र जी के पैर छुए और राजस्थान के लिए निकल गई अपने प्लान से। राजस्थान, अभय का ऑफिस। राणा उस प्रोजेक्ट को किसी तरह भी इस बार भी हमें ही लेना है चाहे जो हो जाए, अभय लैपटॉप में काम करते हुए बोला। हुकुम सा ये प्रोजेक्ट आपको ही मिलेगा, आपके सामने कौन खड़ा हो सकता है? राणा ने विश्वास के साथ बोला। अभय और राणा शाम तक काम करते रहे। हुकुम सा चले आपको आज अपने होटल भी जाना है, व्यवस्था देखने कल की मीटिंग के लिए, राणा अभय को याद दिलाते हुए कहा। अभय और राणा ऑफिस से निकलते हैं। दूसरी तरफ काशी अपने कुछ लोगों के साथ और वर्मा जी के साथ राजस्थान पहुंचती है। वो प्रोटेक्शन के साथ बाहर निकलती है और गाड़ी में बैठ जाती है। वर्मा जी अपने होटल तो बुक कर दिया है न? काशी ने लैपटॉप में देखते हुए बोला। हाँ बिटिया वो तो पहले से ही था, राजासा के लिए कराया था, बस अब आप वहां रहेंगी, वर्मा जी इतना बोल के शांत हो गए। काशी भी अपना काम करने में लगी थी। अभय होटल पहुंचता है। गाड़ी आके बड़े से आलीशान होटल के सामने रुकती है। होटल का नाम है एपीएस होटल, ये राजस्थान का सबसे मशहूर होटल है।
और यह कमरा मिलना भाग्य माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कमरे खाली मिलते ही नहीं है। चाहे जितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, इस होटल में कमरा लेने के लिए 1 महीने पहले से ही बुकिंग करना होता है। अभय की गाड़ी जैसे रुकती है, एक नौकर जल्दी से आके दरवाजा खोलता है। अभय नीचे उतरता है और अपना चश्मा निकाल के जेब में रखता है और कोट की एक बटन लगाता है और अंदर बढ़ जाता है। सब उसे देख के खड़े हो जाते हैं और झुक के नमस्ते करते हैं। अभय सबको बैठने का इशारा करके अपने केबिन में आ जाता है और दूसरी तरफ काशी की भी गाड़ी आके उसी होटल के सामने रुकती है। काशी बाहर आती है और अपने सारे बॉडीगार्ड और वर्मा जी के साथ अंदर जाती है। बिटिया आप बैठो, हम बात करके आते हैं, वर्मा जी बोल के चले जाते हैं। काशी वही सोफे पर बैठ जाती है। चलिए राजकुमारी जी, होटल के एक कर्मचारी ने कहा। काशी सबके साथ चल पड़ी, बॉडीगार्ड वहीं नीचे खड़े रहे। कर्मचारी ने जाके रूम दिखाया और चला गया। वर्मा जी का कमरा भी बगल में था। काशी आए और राजेंद्र जी को फोन लगा दिया। उनसे बात करने के बाद वो काम में लग गई। अभय भी अपना काम करके वहां से चला गया, पर आज उसे यहाँ से जाने में अजीब सा एहसास हो रहा था। वो जैसे जैसे दूर जा रहा था, उसे अजीब लग रहा था। काशी भी थकी थी तो सो गई। सुबह का वक्त, अभय के होटल का कॉन्फ्रेंस हॉल। सारे बड़े से बड़े व्यापारी यहाँ हॉल में बैठे थे। अभय जैसे ही हॉल में आता है, सब खड़े हो जाते हैं और झुक के उसे नमस्कार करते हैं। अभय भी आदर भाव के साथ हाथ जोड़ लेता है और बैठ जाता है। तभी उस प्रोजेक्ट के हेड आते हैं, सुरेश महलावत जी। खम्मागारी हुकुम सा। महलावत जी आके अभय को हाथ जोड़ के बोलता है। अभय आंखों से इशारा करके जवाब दे देता है। आप सब यहाँ आए उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ आप सबका। और एक समाचार ये भी है कि राजा राजेंद्र सिसोदिया जी नहीं आ सके, इसलिए उनकी बेटी यहाँ हमारे साथ उपस्थित हैं, तो मिलिए राजकुमारी काशी प्रताप सिंह से। महलावत जी के इतना कहते ही काशी अंदर आती है वर्मा जी के साथ। अभय काशी का नाम सुन के सर उठा के हैरानी से देखता है। काशी सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करती है। एपिसोड 8 फिर से आमना सामना। काशी सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करती हैं। अभय की नजर उसे देख के जम सी गई थी। वो काशी की मांग में सजे सिंदूर को देख रहा था। गले में पहने हुए मंगलसूत्र, मांग टिका लगाए, हाथों में चूड़ियां, राजस्थानी लिबास में वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उस पे से अभय अपनी नजर हटा ही नहीं पा रहा था। वो पूरे 2 साल बाद देख रहा था काशी को। उसके दिल की धड़कनें इस वक्त सामान्य से ज्यादा तेज थी। काशी उसके बिल्कुल सामने बैठी थी, पर उसने अभय की तरफ एक बार भी नहीं देखा था। मीटिंग शुरू हुई और महलावत जी बोलना शुरू किए। तो जैसे हर बार ये प्रोजेक्ट हुकुम सा ही ले जाते हैं और शायद आज भी ये उन्हें ही मिलता, पर कोई है जो उनके टक्कर का निकला और हमें उनकी भी प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई। और हुकुम सा और उस शख्स की सोच दोनों ही उम्दा है, तो हमें फैसला लेने में बहुत वक्त लगा, पर फिर भी हमने फैसला ले लिया और फैसला ये किया गया कि हुकुम सा और उस शख्स को ये प्रोजेक्ट दिया जाए और दोनों साथ में इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। और जो हुकुम सा के साथ इस प्रोजेक्ट में काम करने जा रहा है उनका नाम है काशी प्रताप सिंह। महलावत जी के इतना बोलते ही सभी तालियां बजाने लगे, पर अभय को बस काशी की एक नजर का इंतजार था और काशी थी कि उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। अभय उसके सामने बैठे उसे देखकर अपने मन में बोला, उठा के देख तो लीजिए, हमें 2 साल बाद आए हैं हम दोनों आमने सामने, पर आप एक बार भी हमें नजरें उठा के देख भी नहीं रही हैं। इतनी नफरत हमसे आखिर क्यों नहीं हो गई? नफरत करने का हक भी तो हमने ही आपको दिया है। महलावत जी ने दोनों को सामने बुलाया कि दोनों आकर प्रोजेक्ट के पेपर पर साइन करें। उनके कहने पर दोनों सामने गए और पेपर पर साइन किया। काशी ने पेपर पर साइन करके सबकी तरफ देखते हुए कहा, माफ करिएगा पर हमारा अनुरोध है आप सबसे और खास करके आप सबके हुकुमसा से कि मैं ये प्रोजेक्ट इंदौर से ही शुरू कर पाऊंगी, क्योंकि हमारे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। उनकी देखभाल के कारण हमें ऐसा करना पड़ रहा है। अगर आपके हुकुमसा जी को कोई तकलीफ ना हो तो क्या वो इतनी सी बात मान सकते हैं हमारी? पर ये कहते हुए उसने सबकी तरफ देखा सिवाय एक अभय के, और अभय ये बात नोटिस कर रहा था। उसकी ये बात मानते हुए अभय ने उसे देखकर कहा, हमें मंजूर है। काशी सबसे अलविदा लेकर वहां से बाहर निकल आई और सीधे अपने कमरे में चली गई। वहां पहुंचकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और वही फर्श पर बैठ गई रोते हुए। फिर खुद से ही बोली, क्यों महादेव क्यों?
अब क्यों लेके आए हैं आप इन्हें हमारे सामने? क्यों आए ये वापस क्यों? काशी के ऐसे चले जाने से अभय बेचैन था। वो भी जल्दी से सबको बाय बोलकर बाहर आया और काशी को खोजने लगा, पर वो उसे कहीं नहीं मिली। उसके बाहर आते ही राणा भी उसके पीछे चला आया था। उसे देखकर अभय ने गुस्से में कहा, राणा पता करो कहाँ है वो। राणा सुन के सीधा रिसेप्शन पर पता करने लगा गया। उसके जाते ही अभय खुद से बोला, काशी ऐसे नहीं जा सकती आप, कैसे मुझे अनदेखा कर दिया आपने? आपको हमसे मिलना होगा आज ही, अभी इसी वक्त। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वही काशी अपने रूम में कपड़े पैक करके वर्मा जी को फोन कर बोली, वर्मा जी हम अभी निकल रहे हैं, बाकी फॉर्मेलिटी आप पूरी कर दीजिएगा। इतना बोलकर वो फोन रखकर बाहर आ गई। उसने अपना बैग एक आदमी को दिया और आगे आगे चलने लगी। वो जल्दी से बाहर आए और गाड़ी में आकर बैठ गई। वहां से गाड़ी एयरपोर्ट के लिए निकल गई। दूसरी तरफ अभय अपने केबिन में परेशान सा टहल रहा था कि तभी राणा अंदर आते हुए बोला, हुकुम सा वो रूम नंबर 511 में रुकी है इसी होटल के। अभय ने जैसे ये सुना वो जल्दी से बाहर आया और लिफ्ट की तरफ भागा। वो लिफ्ट के अंदर गया और 5th फ्लोर की बटन दबा दी। लिफ्ट आके 5th फ्लोर पर रुकी। वो भागते हुए रूम की तरफ गया और जैसे कार्ड एंटर करके अंदर जाकर देखा उसने तो वहां काशी नहीं होती है। वहां एक आदमी रूम साफ कर रहा था। अभय उस साफी करने वाले से पूछा, यह जो थी वो कहाँ है? साफी करने वाला नजरें नीचे किए हुए बोला, हुकुम सा वो तो चली गई अभी अभी अपना बैग लेके। अभय ये सुनकर धीरे कदमों के साथ वापस बाहर आ गया और वही दीवार से पीठ लगाकर खड़ा हो गया। क्यों काशी, क्यों चली गई आप? बहुत गलत किया आपने। 2 साल बाद सामने थी आप, मेरे आपको ठीक से देखा भी नहीं था और आप चली गई। आपको एक बार भी नहीं लगा कि आपको रुकना चाहिए? कहाँ तक भागेंगी आप? अब तो काम साथ ही करना है तो आ रहे हैं हम इंदौर शहर, मिलते हैं आपसे कल। वो इतना बोल के वापस नीचे आ गया। दूसरी तरफ काशी एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी और वहां से सीधा इंदौर के लिए निकल गई। आपसे आज तो दूर भाग आए, पर कल जब आप फिर सामने होंगे तब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? काशी इन्हीं सब ख्यालों में डूबी हुई इंदौर पहुंच गई। अभय भी उसी दिन इंदौर के लिए निकल गया था। उसे बस काशी से मिलना था किसी भी तरह। काशी घर आई और सीधा अपने बाबा के कमरे की तरफ चली गई। जैसे दरवाजा खोल के अंदर आई तो वो देखी कि विजय राजा साहब के साथ बैठ के बातें कर रहा था। उसे वहां देख वो थोड़ा हैरान हो गई और बोली, आप कब आए वापस है? उसकी आवाज सुन विजय उठते हुए उसे गले लगा के बोला, प्रिंसेस आप आ गई, हम तो आपको सरप्राइज देने वाले थे पर आपने तो आ जाकर हमें सरप्राइज कर दिया। काशी राजेंद्र जी के पास बैठते हुए बोली, हाँ वो काम खत्म हो गया था तो मैंने सोचा कि बाबा के पास वापस चले आए, पर आप तो 1-2 हफ्ते के लिए गए थे, पर 2 दिन में कैसे यहाँ? इस पर विजय ने उसे देखते हुए कहा, आपकी याद बहुत आ रही थी तो आइए वापस। काशी ये सुनकर मुस्कुरा दी और राजेंद्र जी से उनकी तबीयत के बारे में पूछने लगी, कैसे है आप बाबा? तबीयत कैसी है अब आपकी? कोई लापरवाही तो नहीं किया ना आपने? उसके इतने सारे सवालों को सुनकर राजेंद्र जी बोले, बस शुरू हो गया थानेदार की तरह सवाल करना। हम आपको बता दें कि हम अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अब हम बिल्कुल ठीक है। रात तक विजय काशी के पास ही रहा। वो उसे अपने बिजनेस टूर के बारे में बता रहा था। फिर वो देर रात अपने घर चला गया। काशी भी अपने कमरे में चली आई और चुपचाप बैठी रही। वो अभय के बारे में सोचे जा रही थी और न जाने कब वो उसके बारे में सोचते सोचते ही नींद की आगोश में चली गई। पर वो सपना उसे फिर परेशान करने लगा। राजेंद्र जी आए और उसके सर को सहला के उसे शांत करा दिया। काशी जानते हैं हम कि आप इतनी जल्दी राजस्थान से वापस क्यों आ गई? क्योंकि वहाँ अभय था। पर मेरी बच्ची, जब कल से आपको उसके साथ काम करना होगा तो आप क्या करेगी? पर हम चाहते हैं कि आप उनका सामना करें। मैं आपकी खुशियाँ चाहता हूँ काशी, देखा है हमने आपको अभय का इंतजार करते हुए। कल का सूरज आपकी जिंदगी को रोशन करने के लिए निकलेगा। राजेंद्र जी इतना बोल के काशी को कंबल ओढ़ा के चले गए। सुबह का वक्त, राजेंद्र जी का ऑफिस। काशी ऑफिस में बने अपने केबिन में बैठी काम कर रही थी। विजय आज अभी तक ऑफिस नहीं आया था। वो अपने काम में बिजी थी कि तभी पियून आकर उससे बोला, मैडम बाहर अभय प्रताप सिंह जी आए हैं। अभय का नाम सुनते ही काशी का लैपटॉप पर चलता हाथ रुक गया।
वो खुद को हिम्मत देते हुए बोली, उनका सामना तो आपको करना होगा काशी काका, आप उन्हें बैठाए, हम आते हैं। ये बोल काशी अपना लैपटॉप बंद करने लगी। पियून उसके केबिन से निकलकर अभय के पास गया और उसे एक कमरे में बैठा के चला आया। अभय शीशे से बाहर ही देख रहा था, काशी रूम की तरफ ही बढ़ी आ रही थी। वो रूम में आई तो वो उसके सामने खड़ा था। राणा जी उसके पीछे खड़े थे। अभय ने देख काशी की नजरें अभी भी उसे नहीं देख रही थी। प्रणाम, आए हम आप सबको बाबा से मिलवा दे, ये बोल काशी बिना अभय की तरफ देखे रूम से बाहर आए और चलने लगी। राणा है न तेवर बिल्कुल हुक्मरानी सा बनाने के इनके अंदर, बताओ कल से अपने ही पति को नहीं देख रही है नजरें उठा के, ये बोल अभय उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसके पीछे चल रहा अभय उसे देखकर राणा से बोला, देख रहे हो न राणा, राजस्थान का हुकुम सा जिसके पीछे पूरा राजस्थान चलता है, उसे भी उसकी बीवी ने अपने पीछे चला दिया। काशी एक केबिन के दरवाजे के सामने रुकी और उसे खोलते हुए बोली, बाबा हम अंदर आए। अरे हमारी राजकुमारी को पूछने की जरूरत है नहीं है, आइए। उनके ये कहने पर काशी अभय के साथ अंदर आई। अभय ने आदरपूर्वक हाथ जोड़ के कहा, प्रणाम राजा सा। अभय आप आ गए, आइए बैठिए, ये कहकर राजेंद्र जी उठ के अभय को गले लगा लिए। फिर अभय को प्रोजेक्ट मिलने की बधाई दी और प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगे। बातों के बीच बीच में अभय की नजर बार बार काशी पर चली जा रही थी। पियून आया और चाय नाश्ता रख के चला गया। राजेंद्र जी ने सब कुछ डिस्कस किया और फाइल अभय को पकड़ाते हुए बोले, तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप दोनों ये प्रोजेक्ट अच्छे से करेंगे। अभय ने तिरछी नजरों से काशी को देखते हुए कहा, बिल्कुल सर, इस प्रोजेक्ट में मैं अपना दिल दिमाग सब लगा दूंगा। राजेंद्र जी उसका इशारा समझ गए थे। कुछ देर बात करने के बाद काशी के साथ उठ के अभय उसके ही कैबिन में आ गया। काशी ने उसे बैठने का बोलकर अपनी सेक्रेटरी को बुला लिया। वो अपनी सेक्रेटरी मधु के थ्रू अभय से बात कर रही थी। वो लोग बात कर ही रही थी कि तभी विजय ने अंदर आकर कहा, सुबह प्रभात प्रिंसेस। अभय की उस पे नजर गई तो विजय को देख के वो पहचान गया कि वो माधवगढ़ के कुंवर है। उसे देखते हुए काशी बोली, आ गए आप कुंवर सा, हो गई आपकी सुबह। अब क्या करें हम प्रिंसेस, सुबह आंख ही नहीं खुली। ये कहते हुए विजय ने काशी के टेबल पर रखे गुलदस्ते के पुराने फूलों को निकाल के अपने साथ लाए नए फूलों को उसमें लगा दिया। तभी उसकी नजर अभय पर पड़ी जो इतनी देर से उसे बैठा घूरे जा रहा था। विजय ने जैसे अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहा, अभय प्रताप सिंह, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उसकी बात पर अभय ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। क्या बात है, आप यहाँ कैसे? विजय की बात का जवाब देते हुए काशी ने कहा, ये प्रोजेक्ट इन्हें और हमें मिला है कुंवर सा, हम साथ में मिलके इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। विजय कुछ देर वहां रुका और फिर अपना काम करने में लग गया। काशी और अभय भी काम में लग गए। अभय जो बोलता काशी उसे सर झुका के सुने जा रही थी। वो चाहता था कि काशी एक बार तो नजर उठा के देखे, पर उसने एक बार भी उसे नहीं देखा। काम करते करते दोपहर हो गया तो विजय खाना लेके काशी के केबिन में आ गया। प्रिंसेस चलो खाना खाओ, ये कहते हुए विजय ने खाना टेबल पर रख दिया। काशी ने फाइल में देखते हुए कहा, बस कुंवर सा अभी खाते हैं। अभय ये सब बैठा देखे जा रहा था। उसे विजय को देख के इस वक्त गुस्सा आ रहा था। अरे अभय जी आप भी खा लीजिए। मधु, अभय जी और राणा जी के लिए खाना निकाल देंगी आप? ये कहते हुए विजय ने काशी की कुर्सी घुमा के अपनी तरफ कर ली। अभय ने ये देखा तो गुस्से में उठ खड़ा हुआ, हमें कुछ काम है तो हम चलते हैं, कल सुबह मिलेंगे। अभय इतना बोल के राणा जी के साथ बाहर आ गया और निकल गया। इस वक्त वो बहुत गुस्से में था। उसने गाड़ी होटल ले चलने को कहा। रात का वक्त, काशी का घर। काशी राजेंद्र जी को दावा देके अपने कमरे में चली आई। कुछ देर अपने कमरे के बाहर बने बगीचे में बैठ के किताब पढ़ती रही और फिर कमरे में वापस आ गई। वो शीशे के सामने बैठ के चिड़िया उतार रही थी कि तभी बगीचे की तरफ का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की आवाज सुन काशी घबरा के उस तरफ देखने लगी तो अभय को वहां देखकर काशी खड़ी होते हुए घबरा के बोली, आप यहाँ इस वक्त? काशी इतना ही कह पाती है कि अभय जल्दी से अंदर आके उसके मुंह पर हाथ रख के बंद करते हुए कहा, शश शांत, कोई आ गया तो बता ना पड़ जाएगा मेरे बारे में। अभय काशी के बहुत करीब खड़ा था।
बगीचे से आती हवा काशी के बालों को उसके चेहरे पर ले आई। अभय ने अपना हाथ हटा के उसके चेहरे पर आए बालों को अपने हाथों से हटा दिया। काशी की दिल की धड़कनें तेज थी। अभय उसके चेहरे को अपने हाथों में लेने लगा। दूर रहिए हमसे और चले जाइए यहाँ से, ये बोल वो उसे बिना देखे उसके हाथ को झटक के दूर हो गई। अभय ने गुस्से में उसे पकड़ा और दीवार से लगा के खड़ा हो और उससे बोला, काशी प्रताप सिंह, यही नाम है ना अब आपका? किसका है ये नाम जिसे आपने अपने नाम के पीछे लगाया है? काशी बोली। उसे शांत देखकर वो फिर बोला, हमारा नाम है। जब सिंदूर मेरे नाम का है, मंगलसूत्र मेरे नाम का है, तो आपको छूने का हक किसे होना चाहिए? बोलिए किसे होना चाहिए? ये बोलते हुए अभय के हाथों की पकड़ काशी के बाजुओं पर कसने लगी। काशी को दर्द हो रहा था, वो सर झुकाए खड़ी थी। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेरी तरफ देखिए, देखो मेरी तरफ, उठाओ इन नजरों को, देखो एक बार तो। 2 साल बाद आज आपको देख रहे हैं, छू रहे हैं, एक बार तो नजरें उठा लीजिए। ये बोल अभय के माथे से अपना माथा लगा दिया और काशी के बाजुओं पर अपनी पकड़ ढीली छोड़ दी। काशी खुद को उससे दूर करते हुए बोली, दूर रहिए हमसे और चले जाइए यहाँ से। ये सुन अभय को गुस्सा आ गया। उसने उसे पकड़ अपने खींच लिया और उससे बोला, आपको आज भी हम नहीं चाहते हैं, पर आपको छूने का, आपके करीब आने का, आपको दर्द देने का, आपको खुशी देने का, आंसू देने का हक सिर्फ अभय प्रताप सिंह को है। और कोई भी करीब आया या आना चाहता है तो उसे समझा दीजिए कि वो हमारी नफरत और गुस्से को झेल नहीं पाएगा। मेरे गुस्से को और नफरत को झेलने का ताप सिर्फ आप में है। बोल दो माधवगढ़ के कुंवर को दूर रहे आपसे, वरना हम समझाएंगे उन्हें। ये बोलकर अभय ने उसे काशी को छोड़ दिया। काशी अपने बाजू को पकड़े खड़ी थी, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने नम आंखों से उसे देखकर कहा, क्यों वापस आए हैं आप? और आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? मेरे करीब कोई भी आए, आपसे क्या मतलब है? आप तो सौदा करके चले गए थे न, तो आज किस हक को जताने आए हैं आप? बोलिए। सब कुछ तो छीन लिया आपने मेरा, अब क्या छीनने आए हैं आप? ये कहते हुए काशी नजरों को उठा के आंखों में आंसू लिए खड़ी उसे देख रही थी। अभय ने पीछे मुड़ के देखा तो काशी का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो उसके पास बढ़ने लगा। काशी खुद के कदमों को पीछे करने लगी। अभय उसे पकड़ के अपने पास ले आया। हमें नहीं पता था आप यहाँ है, आपको जब देखा तो हैरान थे, ये बोल उसने काशी के आंसू पोंछे। अब पता चल गया ना, तो चले जाइए। मैं अपनी सुनता हूँ, दूसरे की सुनना मेरी फितरत नहीं है। काशी खुद को छुड़ाते हुए बोली, छोड़िए मुझे और जाइए यहाँ से। अभय उसे और कस के पकड़ते हुए बोला, मन नहीं है। काशी उसे धक्का देके जाने लगी तो उसका मंगलसूत्र अभय के गले के चैन में फंस गया। वो उसे निकालने लगी तो अभय उसकी कमर पकड़ के अपने पास खींच लिया। देखा, आपके महादेव भी नहीं चाहते हैं कि आप दूर रहे हमसे। काशी मंगलसूत्र निकाल उसे घूर के देखती है। खैर छोड़िए, मुझे कल आपसे मिलना, अकेले में। हम नहीं मिलना चाहते। ये बोल काशी उसे धक्का देकर दूर हट गई। आपसे पूछा नहीं है, बताया है। कल आप शाम को मेरे साथ रहेंगी। लड़ो, झगड़ो, थोड़ा गुस्सा करो मुझ पर और फिर चली जाना। तो कल मिलते हैं हुक्मरानी साहब, बाय। ये बोलकर अभय वहीं से वापस चला गया जहां से आया था। उसके जाते ही काशी ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया और पर्दे लगा दिया। एपिसोड 9 अभय चेंज्ड फॉर काशी। सुबह का वक्त, अभय के होटल का रूम। आज सुबह से ही अभय के चेहरे पर स्माइल थी। वो अपनी टाई बांधे जा रहा था और मुस्कुराए जा रहा था। तुम आ गए वापस और तुमने मुझे बताया भी नहीं, क्यों अभय? अभय ने आवाज की तरफ मुड़ के देखा तो उसकी दोस्त मालिनी ये कहते हुए रूम के अंदर आ रही थी। मालिनी राजा सुजीत सिंह की बेटी थी। राजा सुजीत सिंह राजस्थान के आमेर राज्य के राजा थे, पर अभय पूरे राजस्थान का हुकुमसा था। मालिनी स्वभाव में गुरूर था, अहंकार था, पर राजा सुजीत अभय के पिता के दोस्त थे, इसलिए अभय और मालिनी भी अच्छे दोस्त थे। मालिनी भी शादी करना चाहती थी, इसलिए वो अभय के हमेशा पास रहती थी। उसने उसके पास रहने के लिए उसकी पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब ली थी। पर कुछ महीनों से वो शिमला गई थी काम के सिलसिले में। अभय ने बिस्तर से कोट उठाते हुए कहा, हाँ बस 2 दिन हो गए हैं, काम करते हुए वक्त नहीं मिला बताने का। मालिनी ने उसके हाथ से कोट लेके उसे पहनाते हुए कहा, चलो कोई नहीं, अब आप आ गए हैं तो मैं आज से ही आपकी जॉब पर फिर से हाजिर हूँ। जैसी आपकी मर्जी राजकुमारी, पर हमें नहीं लगता आपको इतना कष्ट उठाना चाहिए हमारे लिए।
मालिनी ने उसके पास आते हुए कहा, अभय आपके लिए तो मेरी पूरी जिंदगी है। हमें चलना चाहिए राजकुमारी, देर हो रही है। ये बोलकर अभय ने उसे खुद से दूर कर दिया और मालिनी के साथ ऑफिस के लिए निकल गया। इंदौर शहर, राजेंद्र जी का ऑफिस। काशी बैठी अपना काम कर रही थी कि तभी अभय मालिनी और राणा के साथ उसके केबिन में आया। काशी की नजर मालिनी पर थी। अभय ने काशी को देखकर मुस्कुरा के कहा, गुड मॉर्निंग काशी जी। जी प्रणाम, इतना बोल काशी अपने काम में लग गई। अभय ने उसे मालिनी से मिलवाते हुए कहा, ये राजकुमारी मालिनी है, हमारे बचपन की दोस्त और हमारी पर्सोनल सेक्रेटरी भी। ये सिन काशी मन में बोली, ऐसे इंसान का भी कोई दोस्त हो सकता है भला। उसके होठ हिलते देखकर अभय ने उससे कहा, कुछ कहा क्या आपने काशी जी? काशी ने उसे देखकर कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, प्रणाम मालिनी जी, स्वागत है आपका हमारे ऑफिस में। ये सुनकर मालिनी ने थोड़ा मुंह बना के कहा, हमारा ऑफिस मतलब, ये तो राजा साहब का ऑफिस है न तो आप। ये राजेंद्र जी के दोस्त की बेटी है, बचपन से काशी को राजेंद्र जी ने बेटी माना है। जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तो वो इन्हें साथ ले आए, और अब ये उनकी बेटी है राजकुमारी काशी प्रताप सिंह। ये सब अभय एक सांस में सब बोल गया था। मालिनी ने काशी को ताने मरते हुए कहा, अच्छा तो ये उनकी मुंह बोली बेटी है। वैसे तुम्हारी किस्मत भी कितनी अच्छी है, न कि आम लड़की से तुम राजकुमारी बन गई। काशी ने मुस्कुरा के उसकी बात को टाल दिया, पर अभय को मालिनी का इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लगा। काशी और अभय काम में लग गए। काम करते हुए जब 12 बज गए और विजय नहीं आया तो काशी थोड़ा परेशान हो गई और फोन लगाकर उसे स्पीकर पर करके काम करने लगी। रिंग जा रही थी, थोड़ी देर बाद फोन उठा तो उधर से विजय की आवाज आई, क्या हुआ प्रिंसेस, आपका दिल नहीं लग रहा हमारे बिना? काशी ने फाइलों को देखते हुए कहा है आप कुंवर सा 12 बज गए हैं, ना आप आए और ना आपके फूल। आप हमें मिस कर रही है या अपने फूलों को प्रिंसेस? काशी ने मुस्कुरा के काम करते हुए कहा, वैसे सच बोले या झूठ? अभय को ये सब सुन के गुस्से आ रहा था। मालिनी भी सुने जा रही थी। विजय ऑफिस में आ गया था और बात करते हुए वो काशी के केबिन के पास आकर खड़ा हो गया। उसने बात करते हुए दरवाजा खोला तो काशी उसे देख के मुस्कुरा दी। अभय उसे देखा तो गुस्से से भर गया। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, ये कहते हुए विजय अंदर आया और अपने साथ लाए फूलों को उसके मेज पर रखे गुलदस्ते में लगा दिया। मालिनी ने जब विजय को देखा तो हैरान हो गई और उससे बोला, कुंवर विजय, आप यहाँ? विजय ने देखा तो मुस्कुरा के उसकी तरफ बढ़ गया। राजकुमारी मालिनी आप यहाँ कैसे? ये कहकर वो उसके गले लग गया। जहाँ अभय वहाँ मैं, वैसे तुम यहाँ? अरे हम तो प्रिंसेस के लिए आते हैं, उनका ख्याल रखने। ये बोलकर विजय ने काशी को देख के मुस्कुरा दिया। वो काशी के पास वाली कुर्सी पर बैठ के काम करने लगा। अभय की नजर बार बार काशी पर चली जाती थी। मालिनी काशी के मांग का सिंदूर देख के पूछने लगी, काशी तुम्हारे पति कहाँ हैं? मालिनी के पूछने पर अभय काशी की तरफ देखने लगता है। काशी ने भी हैरान होकर उसकी तरफ देखा। विजय कुछ बोलने ही वाला था कि काशी बोल पड़ी, वो हमारे साथ नहीं रहते। ये सुनकर मालिनी ने फिर पूछा, क्यों, वो साथ क्यों नहीं रहते हैं? काशी ने काम करते हुए कहा, उनके लिए ये शादी बस एक सौदा थी, जो उन्होंने किया और चले गए। अभय काशी की तरफ ही देख रहा था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे ये कहते हुए। और विजय को गुस्सा आ रहा था मालिनी के सवाल पूछने पर। तो अगर वो तुम्हें छोड़ के चला गया, तो तुम क्यों इस बोझ को उठा रही हो? क्यों इस रंग को आपने माथे पर सजा रखा है? तुम्हें भी ये मंगलसूत्र उतार देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें शादी कर लेना चाहिए, और मेरे ख्याल से कुंवर जी ठीक रहेंगे आपके लिए। मालिनी ने जैसे ये कहा अभय और विजय का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो गया। विजय फिर से बोने ही वाला था कि काशी ने उसका हाथ पकड़ लिया। राजकुमारी, रिश्ते बोझ नहीं होते हैं, ये वो धागा होता है जिसे आपको बहुत संजो के रखना पड़ता है। और जिसे आपने लाल रंग कहा है, वो जब किसी लड़की की मांग में भरा जाता है तो वो सिर्फ लाल रंग नहीं, उसके सुहाग की निशानी हो जाती है। इस सिंदूर को तो खुद भगवान भी नहीं हटाने की सोच पाते, तो मैं कैसे कोशिश कर लेती। और जिस मंगलसूत्र की बात कर रही है वो सिर्फ मंगलसूत्र नहीं बल्कि काली मोतियों में बांध के बनाया गया एक बंधन है जिसे कोई नहीं तोड़ पाता। ये काली मोतियां रिश्ते को कभी नजर नहीं लगने देती है,
और रही बात मेरी दूसरी शादी की, तो ये रिश्ता उन्होंने या मैंने नहीं जोड़ा है मालिनी जी, ये खुद मेरे महादेव की मर्जी थी। ये उनकी बनाई गई जोड़ी है, तो इसे मैं तोड़ने वाली कौन होती हूँ। वो मुझे छोड़ के गए, इस रिश्ते को सौदा समझ के गए, तो मैं क्या कर सकती हूँ। पर मैं भगवान के बनाए इस रिश्ते को न सौदा ही बोल सकती हूँ। ये रिश्ता मैं अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगी। और आपके आखिरी सवाल का जवाब, कुंवर सा जी जैसा अच्छा इंसान बहुत नसीब वालों को मिलता है, और वो मेरा नसीब नहीं है। मेरा नसीब उनके साथ है जिसके साथ मेरी शादी हुई है। कुंवर सा और हमारा रिश्ता बस एक दोस्त का है, एक सच्चे और अच्छे दोस्त का। काशी के जवाब से मालिनी निशब्द हो चुकी थी और विजय के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। अभय काशी को बहुत गौर से देख रहा था। आज असल मायने में उसे शादी की पवित्रता का मतलब पता चला था। काशी ने उसे शादी से जुड़े उस लाल रंग मंगलसूत्र की अहमियत बताई थी, उससे जुड़े फर्ज बताए थे, जो शायद ही आज से पहले कभी अभय को पता था। 4 बजे तो मालिनी ने कुछ जरूरी काम का कहकर वहां से चली गई। विजय राजा साहब के साथ एक मीटिंग में जाने लगा तो काशी ने आवाज देकर उसे रुककर कहा, कुंवर सा रुकिए। विजय उसके पास आके बोला, बोलो प्रिंसेस, क्या हुआ। आप बाबा के साथ जा रहे हैं न, तो उनका ख्याल रखना और उन्हें बाहर का कुछ मत खाने देना। और हमारे लिए प्रिंसेस, आपके लिए रुकिए। ये बोलकर काशी ने अपने बैग से एक छोटा सा टिफिन बॉक्स निकालकर उसे दिया। अरे वहाँ मालपुआ, मेरे लिए, विजय खुश होके बोला और काशी को गले लगा लिया। अभय को जरा भी अच्छा नहीं लगा उसका यूं काशी को छूना। विजय वहां से चला गया। अब केबिन में बस काशी और अभय थे। अभय उसे देखे जा रहा था। काशी अपना काम कर रही थी, उसके बालों की एक लट उसके चेहरे पर आके उसे परेशान किए जा रही थी। अभय को काशी इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। शाम तक दोनों काम करते रहे, सारे ऑफिस वाले भी जा चुके थे, पर काशी अपने काम में लगी थी। तभी राणा अंदर आते हुए बोला, हुकुम सा, सब चले गए हैं, शाम हो गई है, चले। अभय ने घड़ी में वक्त देखा तो 7 बज रहे थे। उसने लैपटॉप बंद किया और राणा को दे दिया, पर काशी काम करने में ही लगी थी। अभय ने उसे देखकर कहा, घर नहीं जाना आपको। काशी लैपटॉप पर काम करती हुई बोली, बस थोड़ा सा काम है, आप जाइए, हम करके जाएंगे। ये सुनकर अभय राणा के साथ चला गया। काशी कुछ देर काम करती रही, फिर उठी और खिड़की के पास खड़ी हो गई। आसमान पर चमकते पूरे चांद को देखते हुए बोली, आपको हमारे बारे में सब पता है, यहाँ तक हमारी बीती जिंदगी में क्या हुआ वो भी पता है। और जब आपको सब पता है तो ये क्यों नहीं पता कि आपके लिए उस एक फैसले ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। हुकुम सा, आप तो चले गए इस रिश्ते को सौदे का नाम देके, अपने बदले को लेके, पर हम तो आज भी इस रिश्ते में बंधे हैं। आपके लिए तो बस सब कुछ एक खेल था, पर शादी और रिश्ते खेल नहीं होते हैं। हुकुम सा, ये बात आपको जानना होगा। काशी आसमान की तरफ देख के बोले जा रही थी। कुछ देर बाद उसने अपना सामान लिया और ऑफिस से बाहर आ गई। उसने देखा बाहर कोई नहीं था, न गाड़ी थी न ड्राइवर। उसने फोन निकाला और जैसे बात करने के लिए नंबर डायल किया, वैसे ही उसके सामने एक गाड़ी आके रुकी और उसका हाथ पकड़ के अंदर खींच लिया। चटैन नाराजगी। काशी ने जब नजरें उठा के देखा तो सामने अभय बैठा हुआ था। उसे सामने बैठा देखकर उसने गुस्से में कहा, आप, ये क्या हरकत है। इस पर अभय ने उसकी तरफ मुस्कुरा के देखते हुए कहा, मैंने कल मिलने का कहा था, पर आप शायद भूल गई। उसकी इस बात पर काशी ने गाड़ी के दरवाजे का लॉक खोलते हुए उसे कहा, हमें घर जाना है। राणा, गाड़ी राजस्थान ले लो, आपकी हुक्मरानी सा अपने घर जाना चाह रही है। ये बोल अभय मुस्कुरा दिया। उसे देखकर तो काशी गुस्से में आ गई। बाबा हमारा इंतजार कर रहे होंगे, गाड़ी रोकिए। कोई इंतजार नहीं कर रहा होगा, क्योंकि हमने राजासा से बोल दिया है कि आप और मैं एक मीटिंग में जा रहे हैं। काशी गुस्से में बैठी रही, और वो कर भी क्या सकती थी। अभय उसे ऐसे देख के मुस्कुराए जा रहा था, उसे ये देखकर और गुस्सा आ रही थी। उसने गुस्से में उससे कहा, ऐसे क्या देख रहे हैं आप। देख रहे, कोई गुस्से में भी इतना हसीन कैसे हो सकता। इस जवाब से काशी को और गुस्सा आ गया। तभी उसका फोन बजा, देखा तो विजय का फोन था। वो जैसे ही फोन उठाने वाली थी कि अभय ने छीन के उसके हाथ से फोन काट दिया। ये क्या किया आपने, हमारा फोन वापस कीजिए। ये कहते हुए काशी फोन लेने के लिए आगे बढ़ी तो अभय ने फोन बंद करके अपने कोट के पॉकेट में डाल लिया और उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोला,
चुपचाप बैठिए। कुछ देर में गाड़ी आकर एक फार्म हाउस के आगे रुकी। अभय बाहर आया पर काशी नहीं उतरी। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अभय ने उसकी तरफ का दरवाजा खोलकर उससे बोला, बाहर आइए हुक्मरानी सा। काशी ने कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही बैठी रही। उसके ऐसे ही बैठे रहने पर अभय ने उससे फिर से पूछा, आप नहीं उतरेंगी? काशी वैसे ही बैठी रही। अभय ने एक नजर देखा और झुक के उसे बाहों में उठा के गाड़ी बाहर ले आया। ये देखकर काशी ने झुंझुला के कहा, ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। अभय ने उसे देखते हुए कहा, चुप बस, कितना बोलती है आप काशी, चुप अब वरना। उसके ऐसे बोलने पर काशी ने उसकी तरफ गुस्से से देखकर कहा, वरना क्या करेंगे आप? वरना तो आप जानती है हम मुंह बंद करना अच्छे से जानते हैं हुक्मरानी सा। अभय के ऐसे बोलने पर काशी ने गुस्से से मुंह फेर लिया। वो काशी को अपनी बाहों में उठाए हुए अपने फार्म हाउस के अंदर लेकर आ गया। राणा जी गाड़ी को लेकर चले गए। अभय अंदर आया और काशी को ऊपर कमरे में ले जाकर बिस्तर पर बैठा दिया। काशी ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, ये कहाँ लेके आए हैं आप हमें? अभय उसके सामने बैठते हुए बोला, ये हमारा फार्म हाउस है, हमने कल ही यहाँ पर खरीदा है, सोचा यहाँ सबसे पहले आपके साथ आए तो हम आपको ले आए। हमें जाना है यहाँ से, हमें बाबा के पास जाना है। ये कहकर काशी खड़ी होकर जाने लगी तो अभय ने उसे पकड़ के अपने पास खींच लिया। काशी आकर बिस्तर पर गिर गई। उसने उठने की कोशिश की तो अभय ने उसके दोनों हाथों को कस के पकड़ लिया और उसके पास लेटते हुए बोला, काशी क्यों बार बार आप भूल जाती है कि हमसे दूर जाना आसान नहीं है? इस बात पर काशी ने उससे कहा, कुछ नहीं भूल सकती मैं हुकुम सा, आपके दिए दर्द को 2 सालों से अपने दिल में लिए जी रहे हैं। अभय ने देखा ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू थे, दर्द था। वो काशी को देखकर बोला, जब इतनी नफरत है तो हटा दीजिए इस सिंदूर को, तोड़ के फेंक दीजिए इस मंगलसूत्र को, क्यों नहीं कर देती इन सबको खुद से दूर? जब इतनी नफरत है तो करिए दूर इन सबको खुद से। ये सिंदूर आपके दिए धोखे को जिंदा रखती है हुकुम सा, जो आपने एक लड़की के साथ किया, सिर्फ अपने गुरूर के लिए, अपने अहंकार में आके। आज वो उसके होठों से शब्दों बनके और आंखों से आंसू बनके निकल रहे थे। उसने अभय को देखते हुए फिर कहना शुरू किया, जिस मंगलसूत्र को आप मेरी गले में फेंक के गए थे उसे मैंने श्रृंगार समझ के नहीं पहना है हुकुम सा। उसे ये सोच के पहना है कि ये मुझे दी गई वो सजा है जो मुझे पूरी जिंदगी झेलना है, कभी लोगों के तानों के साथ तो कभी किसी के अफसोसों के साथ। अभय ने काशी का हाथ छोड़ दिया था। काशी उठ के अभय से दूर हो गई। आपने खुद की जबान पूरी करने के लिए एक लड़की को मजबूर कर दिया कि वो आपके सामने टूट गई। खुद के गुरूर के आगे आपको उस लड़की की बेबसी और आंसू भी नहीं दिखा। आपने शादी जैसे पवित्र बंधन को सौदा बना दिया। काशी बोले जा रही थी, उसके आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। अभय उसकी तरफ पीठ की एक खिड़की के बाहर देख रहा था। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो काशी के आंसुओं को देख सके। अगर इस शादी में आप इतनी मजबूर है तो हटा दीजिए ये मजबूरी। जब इतनी नफरत है तो हटा दीजिए ये मांग का सिंदूर। जब ये गले का मंगलसूत्र आपको घुटन कर रहा है तो तोड़ के फेंक दीजिए इसे। लाओ हम ही मिटा देते हैं इस सिंदूर को। ये कहकर अभय का हाथ काशी की तरफ बढ़ा। ये देखकर काशी ने दीवार पर लगी तलवार को निकाल के उसके सामने करते हुए कहा, वही रुक जाए अभय प्रताप सिंह, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हम भूल जाएंगे कि ये सिंदूर आपके नाम का है। उस वक्त मैं मजबूर थी, पर इस वक्त मैं मजबूत हूँ। मुझे तोड़ने की सोच को तोड़ दीजिए। ये सिंदूर इस जिंदगी में तो नहीं हटने दूंगी, क्योंकि जब जब आप मुझे देखोगे आपका गुरूर टूटेगा, आपका अहंकार टूटेगा, आपको अफसोस होगा खुद की करनी पर, आपको अपनी हार महसूस होगी कि जिसे आप तोड़ना चाहते थे आज भी वो खड़ी है उतनी ही मजबूती के साथ। आज काशी के गुस्से को देख के अभय ने खुद के कदमों को वही रोक लिया था। हम यहाँ से जाना चाहते हैं, ये कहकर काशी ने तलवार को नीचे कर दिया। अभय ने राणा को कॉल किया और आने को बोला। राणा को कॉल करने बाद अभय ने बिना काशी की तरफ देखे कहा, जाइए, बाहर राणा जी खड़े हैं, वो आपको घर छोड़ देंगे। इतना सुनकर काशी वहां से जाने लगी। अभय ने उसकी तरफ नहीं देखा, वो सिर्फ जाती हुई काशी की पायल की आवाज को सुन रहा था। पायल की आवाज को वो तब तक सुनता रहा जब तक उसकी आवाज आना बंद नहीं हो गई। काशी बाहर आए और गाड़ी में बैठ गई। राणा ने गाड़ी उसके घर की तरह बढ़ा दिया। पूरे रास्ते काशी बस रोए जा रही थी।
राणा शीशे से देखे जा रहा था। काशी को पता ही नहीं चला कब उसका घर आ गया। जब राणा ने उसके साइड का दरवाजा खोलकर कहा, हुकुम रानी सा, घर आ गया, तब उसने देखा कि वो पहुंच गई। काशी उतरी और चली गई। उसे जाते हुए देखकर राणा ने मन में कहा, हुक्मरानी सा एक आप ही हैं जो हुकुम सा की जिंदगी को बदल सकती हैं, उनकी जिंदगी में खुशियां ला सकती है, क्योंकि आपको उनके हुकुम सा होने से फर्क नहीं पड़ता। अगर देवी माँ ने चाहा तो आप बहुत जल्द उनके साथ होंगी। काशी कमरे में आई और दरवाजा बंद कर लिया। वो अपने बिस्तर पर लेट के रोने लगी। दूसरी तरफ अभय गुस्से में शराब पिए जा रहा था। राणा आया तो उसने जब उसे ऐसे देखा तो परेशान हो गया। हुकुम सा, आप शराब पी रहे हैं, पर आप तो इन सब चीजों को हाथ भी नहीं लगाते। ये कहते हुए उसने उसके हाथों से ग्लास लेकर रख दिया। अभय ने उसे देखकर नशे में बोला, क्या गलती थी हमारी राणा, बोलो। उन्होंने हमारे गुरूर को ललकारा था। अभय प्रताप सिंह के गुरूर को राणा तो कैसे पीछे हट जाते हम, बोलो। अरे वो कहती हैं कि हमने सौदा किया उनके साथ ये शादी करके, राणा। हाँ किया सौदा, पर जमीन का नहीं दिल का। अरे पहली बार जब उनकी आवाज सुनी तो नहीं जानते थे कि ये उनकी आवाज है, पर उस आवाज ने जैसे हमें खींच लिया खुद की तरफ। जब पहली बार उनके आश्रम गए और रात की धीमी रोशनी में उनका चेहरा देखा तो माँ का चेहरा याद आ गया, राणा। काशी भी लोरी सुना रही थी, सारे बूढ़े लोगों को सुला रही थी जैसे माँ हमें सुलाती थी। अभय शराब के नशे में बोले जा रहा था। राणा जी उसे सुनते जा रहे थे। एक राणा ही तो था जिस पे अभय आंख बंद करके भरोसा करता था। पहली बार उन्हें देख के लगा कि सादगी में भी कोई इतना खूबसूरत हो सकता है क्या। उन्हें देख मन जैसे उनका हो बैठा था। जब वो ठंड की रात में पहली बार घाट पर मिली तब हम हैरान थे कि खूबसूरत किसे कहे, चांद को या उन्हें। जिस दिन उन्होंने हम पर हाथ उठाया उस वक्त गुस्सा बहुत आया था। वो पहली थी जिसने हम पर हाथ उठाया था, क्योंकि कोई था ही नहीं हमें सही गलत बताने वाला। तो कैसे पता चलता राणा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। हम गुस्से में थे राणा, उस दिन हमारा गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। हम घाट चले गए, देखा वो वही थी। उन्हें देख के गुस्सा हमारा बर्दाश्त से बाहर हो गया। हमने उनके साथ बदतमीजी कर दी, पर जब उनके हाथ के जख्म देखे जो हमारी वजह से उन्हें लगे थे और उनके आंसू देखे तो पता नहीं क्या हो गया, हमने खुद को ही जख्मी कर लिया। उनके आंखों से गिरा एक आंसू आज भी हमारे सीने को चीर जाता है। शादी की उनके गुरूर को तोड़ने के लिए, पर हम तो खुद बंध गए। उनके साथ कैसे समझाए उन्हें कि हमारे साथ मौत है, सब खोया है, हमने उन्हें नहीं खो सकते राणा, नहीं खो सकते। अभय इतना बोल के लड़खड़ा के गिरने वाला था कि राणा ने उसे संभाल के ऊपर कमरे में ले आया और सुला दिया और खुद नीचे आ गए। आज 2 सालों बाद दोनों के ही दिल की बातें होठों तक आई थी। बस फर्क इतना था, एक जनता था और दूसरा अनजान था। राणा अब किसी भी तरह काशी को अभय की जिंदगी में लाना चाहता था। सुबह का वक्त, राजेंद्र जी के ऑफिस। काशी आज जल्दी ही ऑफिस आ गई थी। राजेंद्र जी आए तो सीधे उसके केबिन में आ गए। क्या बात है, आज हमारी राजकुमारी हमसे पहले और वो भी हमसे बिना मिले, ये बोलते हुए वो उसके साबुन में चले आए। प्रणाम बाबा, माफ कर दीजिए, वो काम ज्यादा था तो बस इसलिए। राजेंद्र जी ने एक बॉक्स उसकी तरफ बढ़ा के कहा, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो हमारी राजकुमारी। काशी ने बॉक्स लेते हुए उनके गल के कहा, शुक्रिया बाबा, आपको याद था। अरे अपनी राजकुमारी के जन्मदिन को कैसे भूल सकते हैं, इस दिन आपने 2 घरों को रोशन किया था। अच्छा खोल के देखे तो आपको तोहफा कैसा लगा। उनके कहने पर काशी ने बॉक्स खोल के देखा, उसमें बहुत प्यारे कंगन थे। उन कंगनों को देखकर उसने कहा, ये तो बहुत अच्छे हैं, शुक्रिया बाबा। राजेंद्र जी ने उसे आशीर्वाद दिया और जाने लगे तो काशी ने रोकते हुए कहा, बाबा किसी को मत बताना ये और कुछ मत करिएगा प्लीज। जानते हैं हम, पर हमें तो आपके हाथ की खीर खानी है, आज मिलेगी ना। राजेंद्र जी ने मुस्कुरा के कहा तो काशी ने हाँ में सर हिला दिया। फिर वो भी अपने केबिन में चले गए और काशी भी बैठ के काम करने लगी। कुछ देर बाद अभय मालिनी के साथ आया। मालिनी उसे देखकर कहा, गुड मॉर्निंग काशी। काशी ने भी मुस्कुरा के जवाब दिया, गुड मॉर्निंग मालिनी जी। अभय की तरफ जब नजर गई तो उसने गुस्से से मुंह फेर लिया और काम करने लगा। काशी भी काम में लग गई और मालिनी अभय के बगल में बैठी थी। वो बार बार बस अभय को देखे जा रहा थी।
तभी विजय अंदर आते हुए बोला, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। उसे देखकर काशी ने मुस्कुरा के कहा, आ गए आप, पर आज हमारे फूल कहाँ। अभय विजय को देख और गुस्से में आ गया। विजय उसके पास आते हुए बोला, वो तो आज नहीं पर हाँ अपने साथ एक तोहफा लाए हैं आपके लिए प्रिंसेस। तोहफा? और तोहफा क्या है? चलिए आंखें बंद कीजिए और खड़ी हो जाए। विजय के कहने पर काशी ने आंखें बंद करके खड़ी हो गई। कुछ देर वैसे ही खड़े रहने के बाद विजय ने उससे कहा, अच्छा खोल लीजिए आंखें अब प्रिंसेस। उसने जैसे बोला काशी ने आंखें खोली। उसने अपने सामने शालिनी को देख के वो हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। शालिनी आके उसके गले लग गई। उसने भी नम आंखों के साथ उसे गले लगा लिया। हैप्पी बर्थडे काशी। विजय और शालिनी ने एक साथ बोला तो अभय और मालिनी ने एक साथ उसे देखा। काशी उसे शुक्रिया करते हुए बोली, मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा तोहफा है ये। शुक्रिया कुंवर सा, पर आपको शालिनी के बारे में किसने बताया? उसके पूछने पर विजय उसे सब बता दिया कि उसे ये बात राजा साहब ने बताया है। ये सब सुनकर काशी की आंखों से आंसू आने लगे थे। उसके आंखों से आंसू पोंछते हुए शालिनी ने उसे गले लगा के कहा, बस काशी अब क्यों रो रही है, चल चुप हो जा। मालिनी ने भी उसे विश करते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे काशी, मेरी और अभय की तरफ से। शुक्रिया। वैसे आज तो सेलिब्रेशन होना चाहिए, क्यों अभय? ये कहकर मालिनी ने अभय की तरफ देखा जो अभी भी काशी को ही देखे जा रहा था। काशी ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, जी नहीं, हम अपना जन्मदिन नहीं मनाते अब। जब से बाबा गए हैं हमने अपना जन्मदिन मनाना छोड़ दिया। वैसे प्रिंसेस आपके लिए एक और गिफ्ट है, लीजिए खोल के देखिए जल्दी से, कैसा लगा आपको? ये कहते हुए विजय ने एक रेड कलर का बॉक्स उसकी तरफ बढ़ा दिया। काशी ने खोल के देखा तो उसमें पाजेब थी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी है, शुक्रिया। काशी ने बॉक्स को बंद करते हुए बोला। काशी ने अभय की तरफ देखकर कहा, हुकुम सा, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या आज हम घर जा सकते हैं? उसने बस हमें सर हिला दिया। काशी शालिनी और विजय के साथ घर के लिए निकल गईं। अभय भी कुछ देर में मालिनी को कुछ काम का कह के राणा के साथ वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद मालिनी भी चली गई। काशी घर दोनों के साथ पहुंची। आज 2 सालों बाद दोनों सहेलियां साथ थी। काशी उससे बनारस के बारे में पूछने लगी। विजय आज उसे पहली बार इतना खुश देख रहा था, पर बार बार उसकी नजर शालिनी पर चली जाती और जब शालिनी की नजर उससे मिलती तो वो नजरें फेर लेता। काशी और शालिनी दोनों ने मिलके खाना बनाया। रात में जब राजेंद्र जी आए तो शालिनी से मिलके खुश हुए। सब ने साथ में बैठ के खाना खाया और कुछ देर बैठ के बात करने के बाद जब सोने चले गए और विजय भी अपने घर चला गया। काशी ने शालिनी को उसका कमरा दिखाया और खुद भी सोने अपने कमरे में चली गई। वो कमरे में आई और बगीचे के शीशे के गेट पर खड़ी हो गई और खुद से ही बोली, आपने एक बार भी हमें मुबारकबाद नहीं दी, यहाँ तक कि ठीक से हमारी तरफ देखा भी नहीं। वैसे भी हम कौन है जो आपके लिए कुछ मायने रखते हो? फिर वो आई और बिस्तर पर लेट गई और कुछ देर बाद वो नींद के आगोश में आ गई। रात के 11:30 बजे काशी का कमरा। अभय धीरे से काशी के कमरे में आया। धीमी लाइट की रोशनी में उसने काशी के चेहरे को देखा। काशी नींद की आगोश में थी। अभय उसके पैरों के पास आया और अपनी जेब से पाजेब के जोड़ा निकाल के उसके पैरों के पास बैठ गया। उसने धीरे से उसके पैर में पहनी पायल को निकाला और अपने साथ लाई पाजेब पहना दी और उसे बंद कर जैसे हाथ हटाया तो काशी ने अपने पैर मोड़ लिए ठंड से। अभय ने उसे कंबल ओढ़ा दिया और धीरे से उसके माथे को चूम के बोला, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो हुक्मरानी सा, और ये पाजेब हमेशा आपके होने का एहसास देगी हमें कि आप हमारे पास हो। अभय ने सोती हुई काशी से इतना कहा और जाने लगा। वो जाने को मुड़ा तो काशी नींद में चिल्लाने लगी। अभय समझ नहीं पाया। उसने उसे बाहों में लिया जल्दी से और उसे शांत कराया। अभय ने देखा काशी नींद में रो पड़ी थी। उसने उसे ठीक से सुलाया और उसके आंखों के आंसू पोंछे। बस काशी, अब आपकी जिंदगी में कोई दुख नहीं होगा, बहुत बहा लिए आपने आंसू, अब मुस्कुराने का वक्त आ गया है। अभय इतना बोल के काशी के सर को सहला के चला गया। राजेंद्र जी ये सब बाहर खड़े होके देख रहे थे। वो समझ गए थे कि अभय के दिल में क्या है। वो वापस अपने कमरे में चले गए। काशी इन सब से बेखबर सो रही थी। स्टोरी में आगे जानने के लिए और ऐसे ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए अमेहा FM डिजिटल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।